हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम आर ओ ए आर ओ 2021 और पी सी एस 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन का टेस्ट सीरीज चल रहा है हिस्ट्री का, उसके जो टॉप 25 जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए. कृष्णवन, बी. राजराज चोल, सी. विजयालय, डी. परांतक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा विजयालय। ठीक है, करेक्ट आंसर है विजयालय। पहले ये पल्लवों के एक सामंती सरदार थे और फिर बाद में इन्होंने क्या किया कि 850 ईस्वी में, ठीक है याद रखिएगा, 850 ईस्वी में तंजौर पर अधिकार कर लिया। और जो पल्लव थे वो पांडवों के साथ बिजी थे वहाँ अपने संघर्ष में, और इधर इन्होंने तंजौर पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, और फिर नया जो साम्राज्य था अपना चोल साम्राज्य उसको बना दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ए. बृहदीश्वर मंदिर, बी. लिंगराज मंदिर, सी. कंदारिया महादेव मंदिर, डी. लेपाक्षी मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए. बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा। इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो बृहदेश्वर या फिर राजराजेश्वर दोनों नाम है इसके। ठीक है, और जो राजराज प्रथम थे उनके टाइम पे इसका निर्माण हुआ था इस मंदिर का। भारत के मंदिर जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ा है ये और सबसे लंबा मंदिर माना जाता है। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी जो नंदी की मूर्ति है वो भी इसी के प्रांगण में है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है तो बृहदेश्वर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आप खजुराहो भी कर सकते हैं। खजुराहो में भी जो कंदारिया महादेव मंदिर है उसी के पास एक नंदी की बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ए. परांतक प्रथम के, बी. राजराज प्रथम के, सी. राजेंद्र प्रथम के, डी. राजधीराज प्रथम के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, यानी कि राजराज प्रथम के। ठीक है, याद रखिएगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के काल में बना हुआ था। चलिए अगला सवाल है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ए. विजयनगर क्षेत्र में, बी. मालाबार तट में, सी. होलसल में, डी. कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी. कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चोलों की राजधानी थी, क्या थी चोलों की राजधानी? ए. कावेरीपत्तन, बी. महाबलीपुरम, सी. कांची, डी. तंजौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी. तंजौर। आपको पहले ही बताया है कि इन्होंने क्या किया था, तंजौर को अपनी राजधानी बना लिया था। और फिर जो गंगे कोंड चोलपुरम है इसको भी अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। याद रखिएगा, गंगे कोंड चोलपुरम। ठीक है, ये भी इनकी राजधानी थी। और संगम काल में उरैयूर है ये भी इनकी राजधानी रही है संगम काल में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? ए. धार्मिक विकास के लिए, बी. ग्रामीण सभाओं के लिए, सी. राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, डी. लंका से व्यापार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये है ग्रामीण सभाएं। ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। इसमें क्या था कि केंद्रीय जो नियंत्रण था उससे ये मुक्त रहता था, स्वतंत्र रूप से ग्रामीण सभाएं जो थी वो ग्राम जो थे वो काम करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और जो ग्राम थे वो स्वतंत्र थे, अपना संचालन, शासन व्यवस्था ये सारे खुद से देखते थे। चलिए अगला सवाल है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों से अभिलेखों से प्राप्त होते हैं वे कहाँ हैं? ए. तंजावुर, बी. उरैयूर, सी. कांचीपुरम, डी. उत्तर मेरूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है डी. उत्तर मेरूर। ठीक है, यहाँ से हमें सारे जो ब्यौरे हैं वो प्राप्त होते हैं। चलिए अगला सवाल है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ए. पानवारियम, बी. एरिवारियम, सी. टोटवारियम, डी. संवत्सरवारियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी. टोटवारियम। ठीक है, ये चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान का जो प्रशासन था उसका काम देखता था। ठीक है,
गांव में जो गतिविधियां होती रहती थी, आपको भी पता है कि जो गांव थे, ग्राम थे, वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। तो गांव में जो भी गतिविधियां होती थी तो उनकी देख रेख के लिए समितियां, कार्यकारिणी, ये कार्यकारिणी समितियां जो हैं वो होती थी। तो उन्हीं समितियों में जो उद्यान प्रशासन का काम था ये करते थे, ठीक है। वैसे ही जो पान वारियम था, ठीक है, ये स्वर्ण समिति थी, ठीक है। और जो एरीवारियम है ये क्या काम करते थे, तो एरीवारियम का जो काम था वो ये रहता था कि जो तालाब वगैरह हैं उनकी ये समिति रहती थी, ठीक है, तालाबों की देख रेख और ये सब चीज़ें। और जो आपका संवत्सर समिति है ये वार्षिक समिति थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है? ए अष्टभुज है, बी षटभुज है, सी चतुर्भुज है, डी द्विभुज है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी चतुर्भुज। ये मूर्ति कैसी थी? चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ए महिषासुर मर्दिनी, बी नटराज, सी राम, डी सोम स्कंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी नटराज, ठीक है। नटराज मूर्ति को माना जाता है। अगला सवाल है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? उससे क्या पता चलता है? ए शिक्षक के रूप में, बी नृत्य करते हुए, सी विश्राम करते हुए, डी ध्यानमग्न। तो आप नटराज की मूर्ति देखते हैं तो लगता है जैसे नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं प्रदर्शित कर रही है, वो प्रदर्शित कर रही है शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो बहुत से लोग होंगे जो इसको करेक्ट आंसर मार देंगे, नृत्य करते हुए वो दिखता है ऐसा, है ना, लेकिन वो शिक्षक का रूप में प्रदर्शित कर रही है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? ए कुलोतुंग वन, बी राजेंद्र वन, सी राजराज वन, डी राजधिराज वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए कुलोतुंग वन प्रथम। इसके कार्यकाल में 72 व्यापारी जो हैं चीन भेजे गए थे। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति जो है इनकी जबरदस्त थी एकदम। ए चोल, बी चेर, सी पल्लव, डी राष्ट्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है चोल। चोलों की जो नौसेना थी वो एकदम ज़बरदस्त थी, बाकी किसी के पास नहीं था तो इन्हीं के पास थी और ज़बरदस्त थी, ठीक है। इसी कारण से, इसी की सहायता से इन्होंने क्या किया कि जो श्रीविजय था, सिंघल है जिसको सिलोन भी बोलते हैं, मालदीव, इन सब द्वीपों पे विजय प्राप्त कर ली थी, कब्जा कर लिया था जाके धावा। वरना अगर नौसेना नहीं होती तो क्या तैर तैर के जाते इनके सैनिक? नहीं, बाकी सब क्यों नहीं पहुँच पाए, तैर तैर के थोड़ी जाते। तो इन्होंने जो नौसेना थी वो अच्छी बढ़िया एकदम व्यवस्था से बना ली थी और सब जगह कब्जा कर लिया, सब जगह अधिकार कर लिया। अब उन्हें थोड़ी था ये पता था कि ये लोग आ जाएंगे, वो भी आराम से सो रहे थे, सोच रहे थे अरे कौन आ पाएगा, अपन तो बीच में समुद्र में। और ये भाई साहब इतने महान निकले चोर लोग कि नौसेना बना के पहुँच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। चलिए अगला सवाल, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब, डी कलचुरी। तो देखिए सभी जो हिंदू राजा थे वो सभी लोग, और मुस्लिम भी, सभी राजा जो क्या करते थे अपने ही शासनकाल में घोषित कर देते थे कि ये हमारा बछड़ा है, मतलब बछुआ है, लड़का है, यही बनेगा आगे चल के। तो यही सिस्टम होता था, राजकुमार पहले ही से बना देते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था है चोल काल में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो इसीलिए चोलों को बोलते हैं कि इन्होंने ज़्यादा ही कुछ ये सिस्टम चला रखा था। तो करेक्ट आंसर आप चोल बोल सकते हैं। बाकी सभी में ये था, चालुक्य में भी था, कदम में भी था, कलचुरी में था, और भी जो जितने भी थे सभी में सिस्टम था। ऐसा नहीं कि किसी में नहीं था, सभी में था, लेकिन चोल शासन में ये ज़्यादा ही देखने को कुछ मिला। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? मतलब बंगाल की खाड़ी का नाम बदल के चोल बोल दिया। तो ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी अधिराज, डी कुलोतुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राजेंद्र प्रथम, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ये भाई साहब थे, एक तो सारा कुछ जीत ही लिया था इन्होंने, तो अब जिसका है तो वो अपने घर का नाम, कहीं आप जीत लेंगे जो भी चीज़, तो अब उसका नाम जो रखना है आपको वो रखिए, चिंटू रखना है चिंटू रखिए, मिंटू रखना है मिंटू रखिए। तो ऐसे ये भी अपना नाम बदल बदल के खेल रहे थे, ठीक है, महान तो थे ही। चलिए अगला सवाल है, और भी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कि राजराज जो प्रथम है इनके पुत्र थे, तो इनके पुत्र थे राजराज प्रथम, और ये भी भाई साहब महान थे, तो
ये कैसे नहीं महान होंगे, ये भी तो उन्हीं के पुत्र ही थे और इन्हीं के चरणों पे, मतलब जो इनके कदम थे उन्हीं पे ये चले हैं। साम्राज्यवादी नीति इन्होंने भी अपनाई, राजेंद्र प्रथम ने भी, कि मतलब जैसा पिता ने किया है वही साम्राज्यवादी नीति इन्होंने भी अपनाई, वैसे ही इन्होंने भी किया, सिंघल द्वीप जीत लिया। ये जो राज प्रथम थे ये उत्तरी पार्ट बस जीत पाए थे श्रीलंका का, ये राजेंद्र प्रथम थे ये भाई साहब पूरा जीत के आ गए। मतलब बाद में जब ये मर गए, राज प्रथम जो निपट चुके थे, उसके बाद राजेंद्र प्रथम आए थे, तो राजेंद्र प्रताप ने पूरा श्रीलंका ही जीत लिया। उधर के जो राजा था महेंद्र पंचम, उसको बंदी बना के ले आए इधर पे, और बोले अब तुम यहीं रहो, तुम उधर के लायक हो भी नहीं। पाल शासक था महीपाल, उसको हराया, उसको हराने की खुशी में भाई साहब ने गंगे कौंड की उपाधि भी धारण कर ली थी। तो ये भी याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि गंगे कौंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। इन्होंने महीपाल को हराया और गंगे कौंड की उपाधि धारण कर ली थी, और फिर गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी भी बना दिया, एक शहर का नाम भी रख दिया गंगे कोंड चोलपुरम, उसको राजधानी भी बना दिया। तो याद रखिएगा चोलों की राजधानी भी थी गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। और अब जब राजधानी बन गई तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, तो सिंचाई के लिए एक बड़ा सा तालाब बनवा दिया और जिसका नाम रख दिया चोल संगम, ठीक है, सॉरी चोल गंगम, ठीक है, संगम नहीं गंगम, चोल गंगम। तो ये याद भी रखिएगा कि चोल गंगम जो तालाब था सिंचाई के लिए, बड़ा सा तालाब था, ये किसने बनवाया था? तो ये भी राजेंद्र प्रथम ने ही बनवाया था, ठीक है, महान तो था ही, ठीक। चलिए अगला सवाल, गंगा कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपको पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया कि राजेंद्र भाई साहब ने करती थी ये व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? प्रारंभ किसने की थी? चोलों ने तो की थी, चोलों में तो थी, लेकिन किसने की थी? ए राजेंद्र चोल, बी पारांतक चोल, सी राजराज प्रथम, डी राजराज द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है राजराज प्रथम, ठीक है। ये भाई साहब थे, इन्होंने नौसेना बढ़िया से जल सेना जो थी वो बनाई थी, और फिर सिंघल द्वीप और ये सब उत्तरी द्वीप जो थे सिंघल का वो सब जीता। इसी से फिर इनके पुत्र आए, इन्होंने भी कारनामे दिखाए अपने, पूरा श्रीलंका ही जीत लिया। चलिए अगला सवाल है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी पारांतक प्रथम, डी आदित्य प्रथम। तो ये कौन थे? ये थे राजराज प्रथम, इन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, और ये राजेंद्र भाई साहब पूरा श्रीलंका जीत लिए थे बाद में, ठीक है। और जब ये राजराज प्रथम जीते थे तो जीतने के बाद इन्होंने अनुराधापुर को, वहाँ का जो शहर था उसको नष्ट करके पोलोनरुवा, वहाँ को इसकी राजधानी बनाया उस क्षेत्र को, और उसका नाम भी बदल दिया, कठिन नाम था, लेने में दिक्कत हो रही थी, तो जननाथ मंगलम कर दिया, ठीक है। तो पोलोनरुवा नाम था, उसका नाम बदल के जननाथ मंगलम कर दिया और उसको राजधानी बना दिया था। चलिए अगला सवाल है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? मतलब जो श्रीलंका का सिंघल राज्य था उसने स्वतंत्रता घोषित कर ली कि भाई अब हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद है, लेकिन जो चोल राजा था उसने सोचा चलो इनको आज़ाद रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको कोई दुख भी नहीं हुआ, कष्ट भी नहीं हुआ, और उसने उल्टा क्या किया कि अपनी लड़की की शादी अलग कर दी उधर। सोचा होगा, कुछ तो प्लान किया ही होगा इसने, सोचा होगा चलो वो भी अपना रहेगा, है ना, रिश्तेदारी रहेगी तो अपना काम आता रहेगा, तो जो भी सोच के किया हो अपनी पुत्री की ही शादी कर दी वहाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये कौन थे भाई साहब? ये थे कुलोतुंग प्रथम। इन्होंने श्रीलंका के जो राजा थे विजय बाहु, उसने तो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, और जो कुलोतुंग वन थे इन्होंने उस श्रीलंका के जो राजा थे उनके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, ठीक है। तो पुत्री का विवाह जो है श्रीलंका का राजकुमार था वीरपेरुमाल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, वीरपेरुमाल, इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? ए श्रेणी, बी नगरम, सी नानादेशी, डी मणिग्राम। तो कौन सी संस्था थी? तो ये था आपका सी और डी दोनों, ठीक है, नानादेशी और मणिग्राम। उस टाइम पे बहुत सारे संगठन थे, जैसे कि श्रेणी, नगरम, है ना, बहुत सारे थे, बैलंग, लंजीवर, इदंगे, ये बहुत सारे थे। उनमें से जो नानादेशी और मणिग्राम था ये जो है विदेशी व्यापार भी करते थे, ये सब, बाकी सब नहीं करते थे, बाकी सब भारत में ही करते थे, ये दोनों भारत के साथ साथ वहाँ भी करते थे विदेशों में। तो इसलिए आपको करेक्ट आंसर सी और डी दोनों होगा, नानादेशी और मणिग्राम, ठीक है। याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे संगठन, जैसे जो श्रेणी था ये व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति थी, जो नगरम था ये व्यापारियों के स्थानीय संगठन थे, तो ऐसे थे सारे, बहुत सारे संगठन थे ऐसे, ठीक है।
तो इनमें से जो नाना देशी और मणिग्राम है ये विदेशों से भी व्यापार करते थे, ठीक है, ऐसी संस्था थी। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? ए तगर, बी श्रीपुर, सी त्रिपुरी, डी ताम्रलिप्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा तगर, ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए विक्रमादित्य, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी पुलकेशिन प्रथम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी पुलकेशिन द्वितीय। ये बहुत महान शासक था चालुक्य वंश का, और ऐहोल जो अभिलेख है, प्रशस्ति है, उससे जानकारी मिलती है इन भाई साहब के बारे में, इनकी महानता के बारे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? ए चोल में, बी चालुक्य में, सी पाल में, डी सेन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है चालुक्य, ठीक है, चालुक्य में दिए जाते थे, महिलाओं को भी बड़े पद देने लगे थे चालुक्य वंश में। अगला सवाल है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ए वातापी, बी श्रीबस्ती, सी कांची, डी कन्नौज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वातापी, और अभी आधुनिक नाम जो इसका है वो बादामी है, ठीक है, आधुनिक नाम बादामी, तो याद रखिएगा। और वास्तविक जो इसके संस्थापक थे चालुक्य वंश के, ये कौन थे? ये थे पुलकेशिन प्रथम, ठीक है, पुलकेशिन 2 को मत मान लीजिए, वो महान थे उस टाइम के चालुक्य वंश के, लेकिन पुलकेशिन 1 ने, प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, बी ऐहोल का उत्कीर्ण लेख, सी अलप्पा दान लेख, डी हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा बी, यानी कि ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। और इसे ऐहोल के उत्कीर्ण जो लेख है, इससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के। और इसी में जो बादामी के शासक था पुलकेशिन द्वितीय, तो उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसका ये एक बढ़िया सा स्रोत है जानने के लिए। तो इसके जो लेख की रचना है वो रवि कीर्ति ने की थी। तो आपसे पूछेंगे किसने की थी, तो याद रखिएगा ऐहोल लेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने, ठीक है, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी। और इसी प्रशस्ति को लिखते लिखते लास्ट में आता है ना लास्ट लाइन, तो कवि कुछ तो अपने बारे में लिखेगा ही, कुछ तो पता होना चाहिए किसने लिखा क्या, तो अपना कुछ तो करे। तो उसने लास्ट में दावा किया है, लिखा है कि ये सब जो उसने लिखा है, और इस सब को लिखने की वजह से, अब जैसे कालिदास और भरानी ये महान थे, भरावी ये महान थे, वैसे ही उन्हीं के समान हम भी महान हो गए, हमने भी यश प्राप्त कर लिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थे आज के आपके 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आरओ, यारो और पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई कन्फ्यूज़न लगा तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।